बंद कर दीजिए। आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला सीख रहे थे, अब उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे है। प्रश्न है कुछ, देखिए आप ये देखेंगे, किस वर्ष दादा अब्दुल्ला के केस देखने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? गांधी जी के विषय में आपको जानकारी है ही। गांधी जी बैरिस्ट्री पास करके राजकोट में वकालत शुरू की। राजकोट में, बम्बई में उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे, तो राजकोट में और बम्बई में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआत में कुछ ज़्यादा नहीं चला। तो सन 1892 में एक अपने यहाँ के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, वो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र में अपना एक व्यवसाय चलाते थे। वहाँ इनको वकील के रूप में ले गए, तो वहाँ ये देखने चले गए। चूँकि यहाँ ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो वहाँ इन्हें अवसर मिला तो चले गए। देखिए आप, प्रश्न बना है आपका, किस वर्ष दादा अब्दुल्ला के केस देखने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किस वर्ष पूछ रहा है, इसका जवाब है आपको 1892। अब 1892 आया ना, तो एक चीज़ हम आपको और स्मरण करा दें। 1892 में ही प्रथम बार आपके कांग्रेस के आंदोलन की वजह से कुछ ही सही सन 1892 में एक एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, जिसमें कुछ सहूलियतें आपको मिली थी। मीन्स इससे आप दोनों घटनाओं को जोड़ सकेंगे। सन 1892 वह सन है, आपको देखिए कैसे है। 1892 का एक्ट आपको पता ही है, हमने बताया था। फिर उसी 1892 वाले एक्ट में जिस बीच कांग्रेस अपने आंदोलन को चला रही थी, उसी बीच आपने देखा कि 1892 के वर्ष में दादा अब्दुल्ला के केस को देखने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। चूँकि यहाँ राजकोट और बम्बई में उन्होंने कार्य किया, उस हिसाब से सफलता नहीं मिली, तो जैसे ही दादा अब्दुल्ला ने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका चलिए, वहाँ मेरा केस देख लीजिए, तो गांधी जी उसको चले गए। किस वर्ष चले गए? तो 1892 में चले गए। 1892 वही वर्ष है जब 1885 से आपके कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, उसने जो आंदोलन किया, उसके फलस्वरूप एक एक्ट आया था। तो दोनों घटनाओं को आप जोड़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए स्मरण हो जाएगा। एक भूलेगा तो दूसरा याद आ जाएगा कि 1892 में हमारा एक्ट भी आया हुआ था, 1892 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, दोनों घटनाएं फिट हो जाएंगी आपके दिमाग में। देखिए दूसरा प्रश्न है, किस कांड ने गांधी जी की जीवन धारा बदल दी? आपको स्मरण होगा, अब आपको फिर से मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत से भारतीय जाके अंग्रेजों द्वारा फंसाए गए थे। किस काम के लिए? खेती बाड़ी के लिए। और जब दादा अब्दुल्ला का केस देखने गए गांधी जी, तो डरबन से प्रिटोरिया, आपको ख्याल होगा, डरबन से प्रिटोरिया रेल की यात्रा कर रहे थे। तो एक स्थान है मेरिट्सबर्ग, वहाँ एक गोरा अंग्रेज ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा। चूँकि गांधी जी पढ़े लिखे थे, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा और जिस डिब्बे में वो बैठा, उस डिब्बे में ही गांधी जी बैठे थे। तो उसको ये अहम था कि जहाँ गोरे बैठे वहाँ एक काले भारतीय निग्रो लोग, ये लोग नहीं बैठ सकते। अतः इनको धक्का मार के गिरा दिया गया ट्रेन से मेरिट्सबर्ग में। तो वो घटना, मेरिट्सबर्ग वाली घटना ने गांधी जी को झकझोर के रख दिया कि दो मानों में ऐसी विषमता, यातायात का कोई भी साधन हो, लोग चल रहे हों, तो उसी टिकट का पैसा लेके हम भी बैठे, उसी टिकट का पैसा लेके वो दूसरा भी व्यक्ति बैठा, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति में इतना भेद कि हमें इस बात के लिए उतार दिया जा रहा है कि हम काले हैं। इस घटना ने उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। कहाँ ट्रेन चल रही थी? डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, और अभी हम बताएंगे आपको मेरिट्सबर्ग। ये देखिए आप,
इसी स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मार के उतार दिया गया था। अब आप सोचिए, आज के समय में भी महसूस करिए कि एक सार्वजनिक परिवहन की बस जा रही हो, आपको या हमको किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए उतार दिया जाए, धक्का मार दिया जाए कि आप काले हो, सांवले हो, आप इस पे नहीं बैठ सकते, तो कितना प्रिय लगेगा। तो मेरिट्सबर्ग में यह घटना हुई थी। इस घटना ने गांधी जी को बहुत दुखी किया और उनको यह चिंतन करने के लिए विवश कर दिया कि ऐसा हम कुछ करें कि यह असमानता, जो घोर असमानता है, यह समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका था कि किस कांड ने गांधी जी की जीवन धारा बदल दी, तो है मेरिट्सबर्ग। आप इसको मारेंगे। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? डरबन से प्रिटोरिया। देखिए, तीसरा प्रश्न है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की? नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल माने होता है देसी, देसी माने यहाँ से जो भारतीय गए थे उन लोगों का एक समूह। यहाँ आपने देखा कि 1885 से ही कांग्रेस की स्थापना होकर चला है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, नटाल मतलब देसी, यहाँ के जो लोग गए थे। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना यहाँ हमसे पूछ रहे हैं किस वर्ष की गई थी। तो इसको तो पहले आप जान लीजिए कि 1894, ठीक है, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। आपको स्मरण होगा, हमने कई बार कहा था और आपने स्वयं भी देखा कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो विदेशी होते हुए भी एवो ह्यूम कह रहे हैं कि थोड़े से बुद्धिमान लोग, माने बुद्धिमान लोग चाहे कितने भी बिखरे हुए हों, बुद्धिमान लोग बिखरे हुए हों तो शक्तिशाली होते हुए भी उनकी शक्ति बिखरी रहती है। लेकिन वही अगर इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो उनकी आवाज़ में दम आ जाती है। ठीक उसी टाइप का भारतीयों की आवाज़ वहाँ उठाने के लिए गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किस बात के लिए? कि जो वहाँ अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों के साथ, वो अत्याचार का विरोध हम एक संगठन के माध्यम से जब करेंगे तो उसका असर दूसरा होगा। तो ये तो हुआ उसका आगे पीछे का। और सन है तो 1894 में यह घटना हुई कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे चौथा प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला? वहीं गांधी जी गए थे दादा अब्दुल्ला का केस देखने, लेकिन मेरिट्सबर्ग की घटना ने उनके मन को झकझोर दिया कि यार इतनी असमानता। अब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। क्यों? वो 1894 में। आगे उन्होंने क्या किया कि इंडियन ओपिनियन, ये देखिए आप, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाले। आपको स्मरण होगा कि हमारे जो भी नेता लोग हैं वो अपनी बात किसी समाचार पत्र में, किसी पत्रिका में, या बड़ी बातें हैं जिनको गहराई से लंबे समय तक जाने रखना है, उनको किताबों में लिखते रहे हैं। ये आज भी चल रहा है, उस समय भी चलता था। तो इंडियन ओपिनियन माने भारतीयों का विचार। ये जो घोर असमानता फैली हुई है, इस पर हमारे भारतीयों का क्या विचार है, क्या वो चाह रहे हैं, इसके लिए गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। तो किसने निकाला? उसका जवाब है गांधी जी ने निकाला। गांधी जी, ठीक है, ये देखिए आप, गांधी जी ने निकाला। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने गांधी जी वहाँ जब रह रहे थे
दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ एक इन्होंने आश्रम बना लिया था। जैसे उसी आश्रम की पद्धति आप देखेंगे कि जब वो भारत आते हैं तब अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे भी एक आश्रम बनाते हैं। तो आश्रम उन्होंने बना लिया फिनिक्स आश्रम, कब? 1904 में। देखिए आप, अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे आप इस घटना को याद रखेंगे। ये देखिए, ठीक है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो जवाब तो है 1904। ठीक, अब आप याद कैसे करेंगे इसको हम समझाएं। आपने देखा हो कि सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, माने बड़ी घटना हो रही है 1905 में, ठीक है, देख रहे हैं ना। और भारत में ये घटना हो रही 1904 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना वहाँ हो गई है दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। कहने का मतलब है कि भारत में एक घटना हो रही है, बंगाल का विभाजन हो रहा है। अभी गांधी जी परिदृश्य में नहीं आए हैं, वो बाहर हैं विदेश में, लेकिन उसी बंगाल विभाजन से एक बरस पूर्व 1904 में वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो रही है दक्षिण अफ्रीका में। कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं। उसी आश्रम में रह करके अपना रहते भी थे, अध्ययन करते थे तमाम पुस्तकों का। श्रीमद् भागवत गीता से वो बहुत प्रभावित थे, जिसमें इस बात की प्रमुखता से चर्चा है कि हमको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि हम कर्म करने के बाद फल न पा सकें किसी कारणवश, तो हमें निराशा नहीं होगी। हम कर्म की छोड़ दिए, फल चूँकि हमारे हाथ है नहीं, इसी बात की चर्चा श्रीमद् भागवत गीता में है। तो फिनिक्स आश्रम में स्थापना करके वहाँ रह रहे थे, प्लस भारतीयों की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी उन्होंने। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र वो ले आए और इसी आश्रम में रहते थे, ठीक। वहीं एक पुस्तक है हिंद स्वराज। बहुत बार पूछते हैं कि हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई और कहाँ लिखी गई। तो हिंद स्वराज सन 1909 में और गुजराती में, इस भाषा में, इस सन में, ये आपको ध्यान रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक बहुत पूछी जाती है 1909 में और गुजराती भाषा में। ये आप पहले ध्यान कर लीजिए कि सन 1909 में और गुजराती भाषा में हिंद स्वराज। गांधी जी जब वहाँ आश्रम में रहते थे तो ऐसा नहीं है कि केवल आराम ही करते थे, तमाम पुस्तकों का अध्ययन करके उनसे ऊर्जा प्रेरणा ग्रहण करते थे और अपने अनुभवों को, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने आपसे चर्चा की थी कि दिन प्रतिदिन की बातों को शेयर करने के लिए, अपने लोगों को पहुँचाने के लिए समाचार पत्र का सहारा, कुछ और थोड़ा सा मासिक या पाक्षिक समस्याओं को उभारने के लिए लोग साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्रिकाएं निकालते थे। पुस्तकों में लंबे टाइप के विचारों को देने के लिए पुस्तकें लिखते थे। तो गांधी जी की यह पुस्तक हिंद स्वराज बड़ी महत्वपूर्ण है और गुजराती भाषा में है, सन 1909 में लिखी गई। किसी न किसी स्वरूप में इस प्रश्न को हमारे पेपर सेटर पूछा करते हैं। जैसे हमें भरमाने के लिए क्या कर देंगे वो कि सन दे देंगे तो यह गलत दे देंगे कि गुजराती भाषा में थी कि नहीं थी, ठीक, मतलब कोई दूसरी भाषा दे देंगे और हमारा मन भटक जाएगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि गुजराती और 1909, अगर हम ये बुक से इसे पकड़े रखेंगे तो पेपर सेटर चाहे जितना घुमाए हम प्रश्नों को ठीक से कर लेंगे। तो सन और यह भाषा और हिंद स्वराज कहाँ लिखी गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते ही लिखी गई थी ये पुस्तक, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जी वापस भारत आए? तो गांधी जी 1915 और जनवरी महीना, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को कम लगा देते हैं।
9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। माने ये सब घटनाएं हो रही हैं, 1909 ये सब चल रहा है, तो जनवरी 1915 कहने का मतलब ये है कि 1914 तक वो वहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। जनवरी 1915 शुरुआत में बिल्कुल 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। उसी उपलक्ष्य में आज भी हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में, उसी ऐतिहासिक तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग आज भी प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गुरु कौन थे? हमने पूर्व में भी चर्चा आपसे की थी कि गांधी जी आए तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? नरमपंथी विचारधारा के प्रबल समर्थक और महत्वपूर्ण नेता हैं। इन्हें विपक्ष के नेता की भी उपाधि मिली हुई थी। अब आप कहेंगे विपक्ष का नेता कहाँ बीच में कूद गया? ये कूद गया कि 1892 का जो एक्ट आया था उसमें हमारे लोगों को विधायिका में घुसने का अवसर मिला था और विधायिका में जाकर के हम सरकार से, अंग्रेज सरकार से प्रश्न पूछते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो अंग्रेजों की खोखलेपन को उजागर करता था। अंग्रेज इनसे परेशान हो गए थे। इसी वजह से जनता ने इन्हें विपक्ष का नेता कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, आपको हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारा शोषण कर रहे हैं। चूँकि कहना कुछ और था, करना कुछ और था, इस वजह से इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को प्रश्न बना है, विपक्ष का नेता भी कहते हैं। इन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। ठीक, इन्हीं की सलाह पर गांधी जी 1 वर्ष माने 1916 पूरा वर्ष, जनवरी में आए, 15 में आए ही थे, तो 15 और 16 मान लें, 1 वर्ष इन गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप भारत को पहले समझ लीजिए, भारत को समझ लीजिए, भारतीयों को समझ लीजिए और भारत उनकी जुड़ी समस्याओं को समझ लीजिए, तब आप आंदोलन में या कांग्रेस में सक्रिय होकर काम करिए, तब अच्छा रहेगा। और वास्तव में सही ये है कि जिस समस्या को आप हल करने जा रहे हैं उस समस्या को गहराई से आप समझ लीजिए, उस समस्या से जुड़े या प्रभावित लोगों की दशा कैसी है उसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप निराकरण का कोई उपाय सोचेंगे तो आप सफल होंगे, नहीं तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि हासिल थी। और आपने देखा होगा कि 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, सन 1916 में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों गुट एकजुट हो जाते हैं। हमने आपसे चर्चा की थी, तो दोनों एकजुट हो जाते हैं। माने गोपाल कृष्ण गोखले एक तरह से अपना एक शिष्य उभार करके इस दुनिया से चले गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये देखिए 8वां प्रश्न है, गांधी जी को लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहते थे? आपको मैं बताऊं, भर्ती करने वाला सार्जेंट इस वजह से कहते थे कि जब गांधी जी आए, जनवरी 1915 में आए, 1914 से 1918 तक 4 वर्ष विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध माने विश्व की तमाम शक्तियां आपस में लड़ रही थी, उसे विश्व युद्ध कहते हैं। युद्ध में जब 2 राष्ट्र लड़े तो 2 राष्ट्र लड़ रहे हैं, लेकिन कई राष्ट्र एक तरफ, कई राष्ट्र एक तरफ, और किसी एक समस्या को लेकर आपस में युद्ध कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति हो जब होती है तो उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ। गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि यदि ऐसे बुरे समय में, जब ब्रिटेन भी प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त है, यदि हम उसकी ऐसे समय में, बुरे वक्त में मदद कर देंगे, सहयोग कर देंगे, तो उसके बदले में वो हमें स्वराज दे देगा। ऐसी उनकी धारणा थी, विश्वास था। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अभी ब्रिटेन संकट में है, परेशानी में है, तो हम ऐसी कोई बात न करें, ऐसा कोई आंदोलन न चलाएं
किन्हें परेशानी हो, एक सच्चे मनोभाव से। तो उन्होंने सोचा कि इस बीच क्या करते हैं हम कि अगर अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे तो उसके बदले में खुश होकर के रीझ करके हमें ये स्वराज दे देंगे। इस विश्वास के चलते उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप सेना में भर्ती हो जाइए। तो लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा करते थे। ठीक है, ये उसका जवाब है। क्योंकि अब इसका आप ऐसे मान लीजिए, स्वराज प्राप्ति की लालसा, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखिए 9वां ही प्रश्न बना हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका जवाब है 1914 से 1918। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 10वां प्रश्न है, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1916। जब 1916 में क्या आपके यहाँ प्रमुख घटना चल रही थी? 1916 में आपको स्मरण होगा कि दिसंबर में कांग्रेस के दोनों गुट प्लस लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए थे और गांधी जी को अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह मिली थी कि आप एक वर्ष पूरे भारत को ठीक से समझिए। तो 1916 में 15 में आए थे, आपको स्मरण है। 1916 में उन्होंने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, गुजरात में है ये, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो किस वर्ष? 1916 में। 1916 में आपने देखा होगा एक आंदोलन और चल रहा था, होम रूल लीग। दो आंदोलनकारी प्रमुख रूप से थे, एक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे एनी बेसेंट थे। ठीक है, तो 1916 को आप इस रूप में स्मरण रखेंगे तो ठीक रहेगा। और 1916 में ही वहाँ साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की थी। आश्रमों की परंपरा आपने देखी ही कि 1904 में गांधी जी फीनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की है। तो आश्रम का मतलब है कि एक ऐसी सुव्यवस्था जहाँ वो ठीक से रह करके अपने ढंग से सुकून से जीते भी थे, अध्ययन करते थे, साथ ही तात्कालिक समस्याओं पर चिंतन करके उसका उचित समाधान किस विधि से हो, आंदोलन से, सत्याग्रह से कैसे क्या हो, उसके विषय में वो सोचते थे। तो देखिए ये आ गया साबरमती आश्रम। ठीक है। हाँ, ये देखिए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष चला और इसका क्या महत्व है? अब आपने देखा कि 2016 तक 1916 तक की घटना हुई है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। ठीक, और इसका महत्व क्या है अब इसको बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपके पेपर में कई बार आया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। इसका महत्व है कि गांधी जी, देखिए आप 1915 में आ रहे हैं, 1916 में वो लगातार माने इस कालखंड में वो टहल टहल के अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। और फिर 1917 में चंपारण पहुंच रहे हैं, चंपारण बिहार। यहाँ एक व्यवस्था चल रही थी 3 कठिया, उसी के खिलाफ 3 कठिया माने 3/20 भूभाग पर किसानों को अनिवार्य था कि नील की खेती करें। ठीक, तो उसी के खिलाफ ये 1917 में चंपारण आंदोलन चला था। और प्रथम गांधी जी का, अभी तक दक्षिण अफ्रीका में जो भी किया आपने देखा है, लेकिन भारत में जब से उन्होंने प्रवेश किया
तो चंपारण पहला स्थान था जहां किसानों की समस्याओं को उन्होंने हाथ डाला, और डाला ही नहीं, उसका निराकरण भी करा लिया। इस मामले में इसका बड़ा महत्व है चंपारण सत्याग्रह का, कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। कोई काम शुरुआत में आप करिए और उसमें ठीक ठाक या शुरुआती सफलता मिल जाए तो उसका क्या असर होता है, मनोबल बढ़ जाता है। ठीक वही दशा यहाँ हुई, और इसके लिए जाना जाता है कि 1917 में चंपारण में, बिहार राज्य का चंपारण जिला स्थान है, वहाँ किसानों की समस्याओं के लिए जूझना हुआ और इसमें गांधी जी को सफलता मिली। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला ने किसे और क्यों चंपारण बुलाया। आपसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि राजकुमार शुक्ला चंपारण क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान थे। किसानों की समस्याओं को लेकर के बड़े चिंतित थे, दुखी थे। अब उनका इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व नहीं था कि वो वहाँ जो अंग्रेज थे, जो खेती करने के लिए किसानों को बाध्य करते थे, उनसे लड़ सकें। गांधी जी की सफलताओं की चर्चा पेपर में, पत्र में मिला करती थी हमारे लोगों को, तो एक भरोसा सा बन गया था कि दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बन के आया हुआ एक व्यक्ति जो अपने सारे कामों में सफल होता रहा है, ये छवि उनकी बन गई थी। तो राजकुमार शुक्ला को 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहाँ राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप मेरे यहाँ आइए, चंपारण आइए, हमारे किसानों की समस्या को सुनिए, समझिए और उसका निदान करिए। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था और 1917 में बुलाया था। तो ये जवाब हो गया इसका। राजकुमार शुक्ला ने किसे, तो गांधी जी को। क्यों चंपारण बुलाया, यह कि आप आइए, किसानों की समस्या को समझिए और जो उनकी पीड़ा है उससे मुक्ति दिलाइए। ठीक, ये देखिए प्रश्न है, अक्सर एक प्रश्न बन जाता है, कितने भाग पर खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था। तो ये 3/20, ये आप ध्यान रखेंगे। 3/20 भाग पर अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य किया गया था कि प्रत्येक किसान खेती करेगा। किस चीज़ की, नील की खेती करेगा। नील मतलब एक व्यावसायिक फसल जिसका हमारे किसानों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अंग्रेजों के लिए करे। वही किस खेत हमारे किसानों की फसल उनकी मर्जी की उगनी चाहिए, जो पसंद करें उगाएं, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर उनसे नील की खेती कराते थे और उसका उचित दाम भी नहीं देते थे। अपने मनमाने दाम पर उस फसल को खरीद लेते थे, तो पीड़ादायक थी। तो उसी के खिलाफ 3/20 भाग पर, इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, इतना अनिवार्य था कि खेती करें। यह किसानों के लिए बड़ी असहज थी, इस वजह से इसका विरोध करने गांधी जी चंपारण गए थे। हाँ, यह प्रश्न भी बनता रहा है कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। पिछली बार भी प्रश्न था गांधी जी के सहयोगी कौन थे। अब आप गौर करिए कि गांधी जी जा ही रहे हैं, तो उनके सचिव रहे हैं महादेव देसाई, तो जाहिर सी बात है वो भी साथ जाएंगे। उनके एक सहयोगी रहे हैं गुजरात राज्य के ही नरहर पारिक, तो एक सहयोगी और एक उनके सचिव, तो 2 तो यही हो गए। तो नरहर पारिक और महादेव देसाई, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक और ब्रिज किशोर, ये 3 लोग बिहार राज्य से थे। भाई बिहार में कोई राष्ट्रीय स्तर का एक तरह से व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, तो बिहार के स्थानीय लोग तो साथ में रहेंगे ही। तो वहाँ के 3 लोग हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रिज किशोर, ठीक है, ये हो गए। और राजेंद्र प्रसाद के साथ एक लोग और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जेबी कृपलानी। तो आपको स्मरण होगा, महादेव देसाई, नरहर पारिक एक सहयोगी और एक सचिव, ठीक, ये 2 हो गए। 3 लोग और हो गए, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रिज किशोर, और एक सज्जन और थे, जेबी कृपलानी। तो इतने लोग
गांधी जी के साथ वहाँ उस समस्या को हल करने गए। आप इसको स्मरण कर लेंगे, क्या होता है कि बार बार इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसमें से किसी एक को हटा देंगे, किसी एक को निकाल देंगे। तो ऐसा करिए, इन पांचों को छहों को खूब कायदे से दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। तो चाहे जैसे उलट पलट के पूछेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और आपको यह स्मरण हो जाए कि जब 1917 में ये आंदोलन चला तो इसके खिलाफ 4 मार्च 1918 को, 17 में चला, 4 मार्च 1918 को एक कानून पास करके किसानों को राहत दे दी गई। इसी बात में तो इसकी सफलता निहित है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये चंपारण सत्याग्रह का विरोध किस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने की थी? ठीक, किस? चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या से संबंधित है, राजकुमार शुक्ला के प्रयास से हो रही है, किसानों की असह्य पीड़ा का निदान होना है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा अच्छा कार्य है। लेकिन एनजी रंगा एक व्यक्ति रहते हैं, ये देखिए आप, एनजी रंगा, ये एनजी रंगा, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो यह प्रश्न आपका बनता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे और जब आएगा तो आप ठीक करेंगे। फिर 16वें प्रश्न को हम लोग देखें। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस उपलब्धि की वजह से मिली थी? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था, देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे देश में समस्याएं इसके पहले भी थी, लड़ने वाले इससे पहले भी थे, लेकिन गांधी जी के आने से यह समस्या हल होती भी दिखी और इसके हल का तरीका भी बदल गया। कैसे? पहले के जो लोग थे, इवन देन हम बाल गंगाधर तिलक को ले लें, तो वो विरोध करते हुए भी उस नियम कानून या आदेश का पालन करते थे। लेकिन गांधी जी के आने से क्या हुआ, उन्होंने कहा यह गलत है तो गलत है, तो हम विरोध करेंगे इसका। आप उदाहरण देखिए कि जब गांधी जी चंपारण में प्रवेश किए, वहाँ गए, तो वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि आप तत्काल लौट जाइए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। कहिए कौन सी बात है कि हम क्यों लौट जाएं? हम अपने लोगों की समस्या को समझने, देखने, पीड़ा उनकी समझने आए हैं, तो आपके कहने मात्र से हम क्यों हट जाएं? चूँकि वकील भी थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्हीं की भाषा में उनसे सवाल जवाब भी करते थे और उचित और तार्किक बात को महत्वपूर्ण ढंग से रख देते थे। तो उन्होंने विरोध नहीं माना कि हम चले जाएं। क्यों चले जाएं? हम कोई ऐसे व्यक्ति तो हैं नहीं अवैध कृत्य कर रहे हैं। हम सही ढंग से अपनी बात कहने, अपने लोगों से मिलने, हम अपने देशवासियों से मिलने आए हैं, तो हम क्यों लौट जाएं? नहीं लौटे। ठीक, तो यह जो उपलब्धि हुई चंपारण सत्याग्रह वाली, और उसके फलस्वरूप जो 4 मार्च को कानून पास करके हमारे किसानों को निजात मिली, यह घटना धीरे धीरे पूरे देश में चर्चित हुई। और बंगाल राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है गीतांजलि। आपको आगे भी चर्चा होगी। गीतांजलि रही है जिस पे उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक, तो उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को क्या कह दिया खुश होकर के? ये है महात्मा। उन्होंने कहा भैया महात्मा हो आप। तो महात्मा उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इनको, गांधी जी को। ठीक, अब एक प्रश्न है, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था, तो 1918 में अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन हुआ था। मजदूर आंदोलन में क्या था? अहमदाबाद में उस वर्ष प्लेग फैल गया था, महंगाई भी बढ़ गई थी, तो 35% बोनस मिल मालिकों द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो मिल मालिकों ने सोचा कि अब बोनस की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा लें। और जो वहाँ के कर्मचारी थे उनका मानना था कि नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, समस्याएं ज़्यादा हैं, यह बोनस अब अनवरत जारी रहना चाहिए।
इस बात को लेके मिल मालिक और मजदूरों में विवाद हो गया। तो गांधी जी किसानों का सफल सत्याग्रह करके आए थे, आपने देखा ही। अब 1918 में मिल मालिक और इसका जब आया तो उन्होंने इसमें भी हाथ डाला, और जैसे ही गांधी जी ने हाथ डाला तो क्या किया, मिल मालिकों ने विवाद से बचने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया, और उसने उचित माना कि इन्हें प्लेग बोनस मिलना चाहिए, और वहाँ कहने को मतलब गांधी जी को सफलता हासिल हुई। तो अहमदाबाद का ये जो मजदूर आंदोलन है किस वर्ष हुआ था, तो 1918 में हुआ था। ठीक है, हाँ, यही प्रश्न है कि अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन किस बात के लिए था। तो अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन प्लेग से उत्पन्न समस्या के निवारणार्थ जो बोनस दिया जा रहा था 35%, उसी को अस्थायी रखने के लिए किया गया आंदोलन था, जिसमें मिल मजदूर और मिल के कर्मचारी एक दूसरे के खिलाफ आ गए थे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में न मिल चल सकती थी तो उत्पादन प्रभावित होता, जबकि शुरुआती दौर था, उस समय हमारे मिलों का चलना और उसमें लोगों को काम मिलना जरूरी था, और यदि मिल न चलती तो कर्मचारियों को काम न मिलता, तो दोनों तरह की समस्या थी। अब दोनों के विचार टकरा रहे थे, तो ऐसे में किसी एक समाधान पे पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि हम पहले ही बंट करके काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो ऐसे में गांधी जी ने हाथ डाला और यह तय किया कि नहीं, इन्हें प्लेग बोनस मिलना चाहिए, और न्यायाधिकरण ने तय भी किया कि ठीक है, इन्हें मिले। तो यह सफलता भी गांधी जी को मिलती है। फिर एक प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? आपको पता है कि अंग्रेज भू राजस्व ही वसूल करते थे और खूब जम के वसूल करते थे। उस समय कृषि आज के जैसी उन्नत नहीं थी, ज़्यादातर वो मौसम पर निर्भर थी। तमाम तकनीकी चीज़ें उतनी नहीं थी जितनी आज सुलभ हैं, तो कृषि करना बड़ा कठिन था। ऐसे में अगर राजस्व की उगाही खूब हो तो किसानों की कमर टूट जाना स्वाभाविक है, अन्य उपाय थे नहीं। खेड़ा में क्या हुआ था, गुजरात का ही एक जिला है खेड़ा, यहाँ क्या हुआ था कि किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, किसानों की फसल नष्ट हुई है तो राजस्व में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज उतना ही राजस्व जितना निर्धारित था लेने पर बिल्कुल अड़े हुए थे, और किसान छूट चाहते थे। फिर गांधी जी यहाँ भी हाथ डाले कि नहीं, ये तो अन्याय है, जब किसानों की फसल हुई ही नहीं तो राजस्व की भुगतान कहाँ से करेंगे, तो ऐसे में उनको छूट मिलनी चाहिए। तो खेड़ा में गांधी जी ने फिर हाथ डाला और किसानों के पक्ष में वहाँ आवाज़ उठाई। तो वहाँ क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने चुपचाप यह आदेश दे दिया कि जो सक्षम हैं, दे सकते हैं लगान, उन्हीं से लगान वसूली जाए, जो सक्षम नहीं है, नहीं दे सकते हैं, उनसे लगान न ली जाए। बहुतेरे किसान चूँकि देने लायक ही नहीं थे तो कर नहीं दिए, राजस्व नहीं दिए। कुल मिला के खेड़ा में भी गांधी जी को सफलता मिली। तो आपने देखा कि चंपारण में सफलता हुई किसानों की समस्या को लेके, बिहार राज्य में। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर की यहाँ समस्या आई, गांधी जी वहाँ भी गए, जन सामान्य के साथ ही वो खड़े हो रहे थे, वहाँ भी गए, तो मिल मजदूरों की समस्या हल हुई। फिर अगले चरण में वो खेड़ा पहुँचे 1918 वर्ष में ही, और वहाँ जो किसानों की फसल नष्ट हो गई थी उसके बावजूद कर लिया जा रहा था, उसके खिलाफ जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो वहाँ भी अंग्रेज जैसी जाति को यह बात माननी पड़ी और उन्होंने मान भी लिया। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो कर न देने के लिए। कर हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हम दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कि भाई फसल नष्ट हो गई है, तो कर न देने के लिए।
ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1905। 1905 आपने देखा कि बंगाल का विभाजन भी हुआ था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यह सर्वेंट ऑफ इंडिया माने एक तरह से भारत के सेवक, माने इस संस्था ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो पूर्ण रूप से देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। ऐसे लोगों को तैयार किया। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य थे इंदुलाल याग्निक। उनकी मदद से ही खेड़ा में गांधी जी सफलता प्राप्त किए थे। इस वजह से इस संस्था की चर्चा हमने यहाँ कर दी। ये देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में हुई थी। इस संस्था ने जिन व्यक्तियों को तैयार किया वो पूर्ण रूप से अपने देश के प्रति समर्पित लोग थे और उन्हीं की मदद से गांधी जी ने यहाँ खेड़ा में सफलता हासिल की थी। तो यह भी प्रश्न खूब बनता है और आपको इसको जानना चाहिए। आज जिन चीज़ों की चर्चा हुई है इनको आप ठीक से गंभीरता से सुन लेंगे, समझ लेंगे और इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में खाका बैठ जाएगा और जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो आप ठीक से कर लेंगे। आज बात को इतनी ही रखते हैं और फिर अगली कक्षा में फिर बढ़ाएंगे। ठीक है।